हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज कर रहे हैं आरटी मेन्यू बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस मैनेजमेंट का यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी क्या होता है? मैनेजमेंट यानी कि ऐसी एक्ट जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये सारी चीज़ें जहाँ होती है, और वो भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक पहले से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को बोला जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है, सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट करते हुए, मैनेजमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करते हुए मैनेजर को काफ़ी सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो ये एक सोशल प्रोसेस बन जाती है। फिर है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटरेक्शंस होते हैं मैनेजर के, इसलिए ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस मानी जाती है। फिर मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये चालू ही रहती है मैनेजमेंट जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाते हैं। बिजनेस के, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जब तक अचीव नहीं हो जाते हैं, तब तक ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चालू ही रहती है। फिर है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी के तौर पर मैनेजमेंट को देखें तो हमारे पास, जैसे कि आपको एक डेफिनेशन दी गई है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डू। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक एक्टिविटी कहलाई जाती है। 3 एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे कि इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी, यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी सारे सुपीरियर या फिर जो भी कलीग्स हैं उनके तरफ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर। फिर है डिसीजनल एक्टिविटी, डिसीज़न लेने के लिए मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैनेजर का एक ये भी काम होता है डिसीजन मेकिंग का। मैनेजमेंट सही से करके वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे भी पहुंच सकते हैं। फिर है इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है जो एम्प्लॉयज़ को परेशान कर रही है, तो वो सारी चीज़ें भी सॉल्व करने का काम मैनेजर के पास होता है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप माना जाता है, क्योंकि ये सिंगल बंदा नहीं कर सकता है। इसके लिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, तीनों लेवल की ज़रूरत होती है। तीनों लेवल मिलके एक ग्रुप बनता है और वही ग्रुप अच्छे से काम कर सकता है, वरना सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता है मैनेजमेंट। फिर है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन भी माना जाता है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये मैनेजमेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर है मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। मैनेजमेंट को अगर हम जनरल में देखें तो स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के तौर पे हम देख सकते हैं, और इसी रिसोर्सेज में 5 M आते हैं: मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड और मैन पावर। और मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल होता है कि वो ये सारे पाँचों जो M है, यानी मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड और मैन पावर, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके बाद आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट दिया है। मैनेजमेंट का कैसा नेचर होता है? फर्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चालू ही रहती है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के लिए, बिज़नेस के लिए। अगर उसे रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करने हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो। उसके बाद है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट ये एक डिसिप्लिन है, ये किसी को भी बाय बर्थ नहीं रहता है, इसे सीखना पड़ता है, इसकी स्टडी करनी पड़ती है। फिर है मैनेजमेंट एज अ करियर। यहाँ पे काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह इसके लिए एरियाज़, काफ़ी स्कोप अवेलेबल है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स में, मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे सारे स्पेशलाइज्ड एरिया में मैनेजमेंट की काफ़ी नीड है, इसलिए ये एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी प्रोवाइड करता है। फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जहाँ पे नॉलेज और काफ़ी सारे फैक्ट्स और ट्रूथ्स होते हैं, इसीलिए ये एक साइंस के तरह कंसिडर किया जाता है। और वही ये यहाँ पर मैनेजर के काफ़ी सारे स्किल्स अप्लाई किए जाते हैं। मैनेजमेंट में काफ़ी सारे प्रोसेस में मैनेजर के स्किल्स अप्लाई होते हैं, और ये हर किसी में नहीं होते हैं।
पर्टिकुलर पर्सन में ही होते हैं, इसीलिए ये आर्ट के थ्रू भी देखा जाता है। फिर है गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट। गोल ओरिएंटेड होता है कोई गोल अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर है गाइडेंस। मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है लोगों को ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, एफिशिएंट मैनर में यूज़ करने के लिए कुछ वेज बताता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना चाहिए। फिर मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट ह्यूमन एक्टिविटी है, बिना ह्यूमन या बिना स्टाफ मेंबर्स के मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं होती है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह आपको मैनेजमेंट का एप्लीकेशन दिखने को मिलता ही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, चैरिटेबल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, आर्मी हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट यूनिवर्सली देखने को मिलेगा। फिर मैनेजमेंट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी वहाँ पे कलीग्स है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, स्मूथ फंक्शनिंग होती है बिजनेस में, सब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल हार्मनी के साथ रहते हैं और अपना काम प्रॉपर करते हैं। फिर मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। मैनेजमेंट डायनामिक यानी कि फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हमें भी चेंज करना पड़ता है अपने मैनेजमेंट में, और उस हिसाब से हमें चलते रहना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट में काफ़ी सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़, चेंजेस आते रहते हैं। फिर मैनेजमेंट इज़ प्राइमरीली अ लीडरशिप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक लीडरशिप एक्टिविटी है, यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती हैं ये एक एक्सप्लेनेशन की तरह से होती है, यानी मैनेजमेंट के यूज़ करके आप डिसीज़न मेकिंग वगैरह भी कर सकते हो, इसलिए ये एक लीडरशिप एक्टिविटी मानी जाती है। फिर मैनेजमेंट इज़ डिसीज़न मेकिंग। मैनेजमेंट को यूज़ करके डिसीज़न मेकिंग काफ़ी ईजी बनाई जा सकती है, मैनेजर्स को ज़्यादा एफिशिएंट डिसीज़न लिए जा सकते हैं अगर मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो। फिर मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है, किसी को पैदा होने से मैनेजमेंट नहीं आता है, ये एक सीखने की प्रोसेस है, ये एक सीखे जाने वाली प्रोसेस है। जब कोई सीखता है, इसे प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, इस चीज़ की मैनेजरियल स्किल्स एक्वायर करता है, उसी के बाद ये मैनेजमेंट में वो आ सकता है। इसके लेवल्स दिए गए हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं। फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऐसे लोग आते हैं जो कि हाईएस्ट मैनेजरियल पोजीशन को एक्वायर करते हैं। इसमें कुछ लोग जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, सेक्शनल हेड, ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद है मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो लोग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर प्लांट मैनेजर, डिवीज़न मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सारे लोग आते हैं। उसके बाद सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, ये फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र जैसे कि सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज़र, फोरमैन, ये सारे लोग यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दिए गए हैं। पहला आपको टेलर्स प्रिंसिपल दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया है। 20th सेंचुरी के इनिशियल फेज़ में साइंटिफिक मैनेजमेंट ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर द्वारा यूएसए में अनाउंस किया गया था। F.W. टेलर ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहलाते हैं। उनके प्रिंसिपल्स में क्या क्या दिया गया था। फर्स्ट है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़रिए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज यूज़ की जा सकती है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जा सके, और उसमें रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके ये किया जा सकता था। साइंटिफिक मेथड में क्या इंक्लूड होता है कि उसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड मेथड का इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड किया जाना चाहिए, और इसीलिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके एक्यूरेट आउटपुट्स डिटरमाइन करना ज़्यादा ईजी हो सकता है। फिर है हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एक्शन वेल कोऑर्डिनेटेड और हार्मनी में रहनी ही चाहिए, इसलिए टेलर ने एम्फेसाइज किया है कि यहाँ पर कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए ग्रुप मेंबर्स के बीच में। फिर है कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। F.W. टेलर के हिसाब से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, ये अचीव किया जा सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन लाया जा सकता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। उसके बाद है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के एप्लीकेशन से रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है और वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट
ये थ्योरी लगाई जा सकती है जिसके वजह से वर्कर्स और मैनेजमेंट अपना एम अचीव करने के लिए हमेशा लगे रहेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से जो भी वर्कर्स का डेवलपमेंट है वो किया जाना चाहिए, कुछ साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उनको, तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी काम में और एम्प्लॉयज़ भी एफिशिएंट हो सकेंगे। फिर फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हेनरी फेयोल ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं फेयोल ने। पहला है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि हर बंदे को उसके हिसाब से वो जो भी काम में सही है, उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो काम में वो अच्छा कर सकता है उसे वो काम उसे सौंपा जाना चाहिए। फिर है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग रखा जाना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। फिर डिसिप्लिन हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो एक ही सुपीरियर के लिए काम कर रहे होने चाहिए, उनका एक ही जन ऑर्डर दे रहा होना चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही सुपीरियर के तरफ से सारे डायरेक्शंस आ रहे होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सब एम्प्लॉयज़ अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की ओर ना लगे हुए रहने चाहिए बल्कि उनका एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि कंपनी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। फिर है फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेम्यूनरेशन यानी कि उन्हें प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए जो भी जॉब वो कर रहे हैं उसके बदले में, ताकि वो लोग सेटिस्फाइड रहें उस जॉब से। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही सारी अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होना, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो भी चीज़ें हैं वो बांट देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी चीज़ें ऐसे सेंट्रलाइजेशन में नहीं हो सकती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हर जगह ध्यान नहीं दे सकता है, इसलिए इस जगह डिसेंट्रलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ चीज़ों के लिए सेंट्रलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर है ऑर्डर, हर चीज़ एक राइट ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट प्लेस पे हर लोग अपॉइंट किए जाने चाहिए। फिर है स्केलर चेन, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपीरियर कोई सबॉर्डिनेट होता है, तो स्केलर चेन होती है, मतलब एक चेन होनी चाहिए टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ये लिंकिंग हमेशा बनी हुई रहनी चाहिए, और मैनेजर्स का हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लिंक बना हुआ रहना चाहिए टॉप टू बॉटम, ये स्केलर चेन में दिया गया है। फिर है इक्विटी, सिमिलर पोजीशन पे दो बंदे हैं तो उन दोनों को सिमिलर ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यानी एम्प्लॉयज़ को गारंटी रहनी चाहिए कि उनकी जॉब जाएगी नहीं, उन्हें अपने जॉब का स्टेबिलिटी रहना चाहिए, इसका उन्हें भरोसा रहना चाहिए, ट्रस्ट रहना चाहिए उनमें। उसके बाद है इनिशिएटिव यानी कि कुछ पहला फर्स्ट एक्ट या इनिशिएशंस, एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि वो न्यू इनिशिएटिव्स ले सकें और जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। फिर एस्पिरिट द कॉर्प्स यानी कि टीम स्पिरिट हमें एनकरेज करनी है, ग्रुप हार्मनी बनाना है, ग्रुप में काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा ट्रीट करना है जिसके वजह से ग्रुप हार्मनी भी बनी रहे, मेंबर्स के बीच में एक दूसरे के लिए एक बिलोंगिंगनेस बनी रहे। इसके बाद है फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये चीज़ें हमें आगे और डीप में पढ़नी है, हम देखेंगे उसे। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मोटिवेट करता है इनिशिएटिव्स लेने के लिए। हमने देखा कि इस वजह से काफ़ी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है, वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, तो जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है। फिर है एनकरेजेस इनोवेशन, न्यू इनोवेशंस की वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारे कंपनी को, तो ये एम्प्लॉयज़ एनकरेज होते हैं ये सारी इनोवेशंस क्रिएट करने के लिए, और उस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा आउटपुट दे पाती है, इसकी वजह से हम मार्केट में एक अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हैं। फिर है हेल्प्स इन एक्सपांशन एंड ग्रोथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है बिजनेस मैनेजमेंट।
फिर है इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे हमने फेयल्स के थ्योरी में देखा कि उन्होंने रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए बात किया था, तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ के भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरती है, वहाँ पर भी इग्नोरेंस नहीं होता है। फिर है इम्प्रूव्स कॉरपोरेट इमेज भी अच्छी बनती है, क्योंकि मैनेजमेंट एफिशिएंट रहा तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग से दिख के आता है। फिर एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉय के बीच में सही काम बना रहता है, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हार्मनी बनी हुई होती है, तो इस वजह से भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम करने के लिए। फिर है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट अगर सही से है तो फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत कम होता है, क्योंकि हम आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम ज़्यादातर वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर हम उसे प्रॉपरली यूज़ कर लें यही सोचते हैं। फिर है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, क्योंकि मोटिवेशन वगैरह मिलता है एम्प्लॉयज़ को, इसीलिए यहाँ पर एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है, ज़्यादा कॉस्ट को हम कम कर सकें इसके लिए भी हम ट्राई करते हैं। फिर है एनहांसेस एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉय के रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे बनाने के लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सारे लेवल्स के लोगों के बीच में भी एक अच्छा रिलेशन बना रहे, इन सारे लेवल्स के लोगों में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से सुलझ सके, ये सारी चीज़ों में भी बिजनेस मैनेजमेंट ध्यान देता है। इसके बाद है डिक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पर भी ध्यान देता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर या एब्सेंटिज्म ना बढ़े, एम्प्लॉयज़ अपने काम में फोकस्ड रहें, उन्हें इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर तरीके से काम करें और एब्सेंटिज्म ना रहे, जिसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट ज़्यादा बढ़ सकता है और इफ़ेक्टिव वे में काम हो सकता है। फिर है फॉस्टर्स टीम वर्क, मैनेजमेंट मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो टीम वर्क सही से कर सके, टीम में काम करने के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। फिर है मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट, हमने देख लिया है कि मैनेजमेंट किस तरीके से साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट ऑफ वैलिडिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे हमें ये कोई भी इनहेरेंट एबिलिटी नहीं होती है, ये हमें सीखना पड़ता है, इसीलिए ये साइंस के तौर पे देखा जाता है। वही अगर मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें हर बंदे की पर्सनल स्किल यानी हर मैनेजर की खुद की पर्सनल स्किल्स अप्लाई होती है, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, यहाँ पे क्रिएटिविटी लगती है, साथ ही जितना आप प्रैक्टिस करते हो इसमें उतना ही इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ये एक इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है, ये स्टडी करने वाली चीज़ है, जितना ज़्यादा स्टडी किया जाता है उतना इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, और हर मैनेजर का मैनेजमेंट करने का एक अलग ही तरीका होता है, इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट दोनों बोला गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, आपके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पहुंचाएं। इसके आगे के यूनिट्स के वीडियो भी हमारे चैनल पे जल्दी ही अपलोड होने वाले हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।